भारत में एनिमे की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है, खास करके जेनजी के बीच। एनिमे की कहानियों में जो डेप्थ, स्ट्रगल और रिलेटेबल मोमेंट्स होते हैं वो यूजुअली ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं और कई बार लोग इससे काफी सारी लाइफ वैल्यूज भी सीखने लगते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जापानीज एनिमे के अंदर भी हमारी जो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर है उसे कई बार बहुत प्रोमिनेंटली दिखाया गया है। जी हाँ, इंडिया और जापान के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं। ये 6th सेंचुरी में बुद्धिज्म के इंडिया से जापान पहुंचने के साथ शुरू हुए थे। इस कल्चरल एक्सचेंज ने दोनों नेशंस के बीच एक नेचुरल एमिएबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। दोनों कल्चर में एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा कॉमन है, जैसे सिनोटिज्म और इंडियन बिलीफ सिस्टम में सिमिलैरिटीज दिखती हैं। तो इस गहरे हिस्टोरिकल फाउंडेशंस के कारण अगर हम एनिमे के अंदर कुछ इंडियन रेफरेंसेस देखते हैं तो वो कोई हैरानी की बात नहीं है। ऐसे भी एनिमे और इंडियन हिस्ट्री और जो इंडियन फिलॉसफी है वो अक्सर गहरे जीवन फिलॉसफी के ऊपर चर्चा करते हैं एंड दीज थीम्स आर क्वाइट रिकरिंग। इनमें कर्मा, डेस्टिनी, मोरल डुअलिटी, रीइंकार्नेशन और फैमिली बॉन्ड्स जैसे थीम्स कॉमन है जो ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करते हैं। एकदम स्टार्ट से बात की जाए तो इंडियन हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स के अंदर कर्मा और डेस्टिनी सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये सिखाता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, मतलब कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। कर्मा को एक नेचुरल फोर्स माना जाता है जो यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखता है और हर व्यक्ति को अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज की जो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट एक्सचेंज, ये कहीं ना कहीं इस कर्मा वाले कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती है। ये सीधे सीधे कार्मिक लॉ की तरफ इशारा करता है, जहां किसी भी चीज को पाने के लिए उसके बराबर की वैल्यू का कुछ खोना पड़ता है। सीरीज में द ट्रुथ नाम की एंटिटी भी कर्मा की तरह ही काम करती है। जब कैरेक्टर्स ट्रुथ का सामना करते हैं तो उन्हें अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और अपनी लिमिट्स को समझना पड़ता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हर चीज की एक कीमत होती है और यूनिवर्स में बैलेंस बना रहता है। अब विनलैंड सागा में भी कर्मा का थीम दिखता है, बहुत प्रोमिनेंटली नहीं बट है, खास करके थॉरफिन की जर्नी में। अब इस पॉइंट तक अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ सिर्फ थीम्स को ही कंपेयर कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो के अंदर ही आगे हम लिटरल कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे जो कि इंडियन हिस्ट्री से उठाए गए हैं। मूविंग ऑन, इंडियन हिस्ट्री के अंदर मोरल डुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे धर्म यानी राइटियसनेस या फिर अधर्म यानी अनराइटियसनेस, या फिर देवास जो कि डिवाइन बीइंग्स होते हैं या फिर असुरास जो कि डीमंस होते हैं। ये दिखाता है कि गुड और इविल एक्चुअली में एक स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करते हैं और इंसान की जो चॉइसेस होती है ना वो उसे कहीं भी इस पूरे स्पेक्ट्रम पे ले जा सकती है। एनिमे सीरीज भी अक्सर यिन यांग के आइडिया को यूज करती है, जहां अपोजिंग फोर्स के बीच बैलेंस बनाए रखना जरूरी होता है। ब्रीच में सोल रीपर्स का काम डेड सोल्स और हॉलोस के बीच बैलेंस बनाए रखना है, जो लाइट और डार्क, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच का बैलेंस को दर्शाता है। फैंस अक्सर सोल सोसाइटी को यमा के रेल्म से कंपेयर करते हैं, जहां सोल्स को बैलेंस किया जाता है, जैसे इंडियन हिस्ट्री में देवास एंड असुरास के बीच बैलेंस होता है। इसमें विलेंस और जो हीरोज होते हैं वो दोनों ही एक बड़े कॉस्मिक कॉइन के एक पहलू हैं और हार या जीत इसी बैलेंस को समझने से आती है। विलेन सागा के अंदर भी कैरेक्टर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, जहां ड्यूटी और डिजायर इन दोनों के बीच टकरार होती है। थॉरफिन का बदला लेने का डिजायर उसकी ड्यूटी और नॉन वायलेंस के नए आइडियल से टकराता है। ये कहीं ना कहीं अर्जुन की महाभारत वाली बैटल फील्ड में जो एक क्राइसिस हुई थी ना उससे रिजेंबल करता है। अर्जुन को वहां चूज करना पड़ा था कि क्या वो अपने कर्म पे चलेगा या फिर उसकी जो अपनी एक डिजायर है अपने भाइयों के साथ नहीं लड़ना उस पे आएगा, लेकिन कृष्ण जी वहां उसे राह दिखाते हैं। तो विलेन सागा सीरीज जो है उसके अंदर थॉरफिन के पैसिफिस्ट आइडियल्स को डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये दिखाते हुए कि ह्यूमन नेचर अक्सर उसके बिलीफ्स के अगेंस्ट होती है। इवॉर जैसे कैरेक्टर्स का मटेरियलिस्टिक माइंडसेट टेंशंस को बढ़ाता है, जो दिखाता है कि वायलेंस से बचना कितना मुश्किल है। अब डीमन स्लेयर के अंदर रेंगोकू और आकाजा थे ना, इनके बीच की जो मोरल कॉन्फ्लिक्ट थी वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जहां रेंगोकू सेल्फलेस, हीरोइज्म, ऑनर और ड्यूटी के प्रतीक बनते हैं, वहीं अकाजा बिल्कुल उल्टा था, सेल्फिश था, दिन अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा था, अपने आप से भाग रहा था। रेंगोकू की थिंकिंग कन्फ्यूशियन एथिक्स, जैन बुद्धिज्म और शिंटो बिलीफ से इन्फ्लुएंस्ड है। उसका स्ट्रॉन्ग मस्ट प्रोटेक्ट द वीक का जो मोटो है उसकी ड्यूटी को हाईलाइट करता है और वो इनपरमानेंस को एक्सेप्ट करता है। दूसरी तरफ अकाजा पावर और इमॉर्टैलिटी के ऑब्सेशन में सफरिंग को एम्बॉडी करता है। उसकी डेथ को एक्सेप्ट ना करना कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट थियरी से मिलता है, जो कि अगेन यहीं से ट्रैवल होकर जापान में गया था एंड दैट थियरीज की अटैचमेंट से सफरिंग पैदा होती है। गीता का भी सार यही है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या लाया था जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं को दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा।
परिवर्तन ही संसार का नियम है। और आगे बढ़ते हैं, जहां हमको यह समझना होगा कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर रीइंकार्नेशन या रीबर्थ का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। मतलब आत्मा कभी नहीं मरती, वो बस एक शरीर को छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। और आपकी आत्मा किस शरीर में आगे जाएगी ये टोटली आपके कर्मा पे डिपेंड करता है। नारुतो सीरीज में इंद्रा नशुरा ओत्सुसुकी की कहानी के कॉन्सेप्ट का प्रोमिनेंट एग्जांपल है। हागोरोमो ओत्सुसुकी के दो बेटे, इंद्रा जो कि पावर में विश्वास रखने वाला है और अशुरा जो लव एंड पीस में विश्वास रखने वाला है, उनकी राइवलरी उनके रीइंकार्नेशंस के थ्रू जनरेशंस तक चलती है, जैसे मादरा एंड हाशिरामा और फिर नारुतो एंड सास्के। ये साइकिल ऑफ हेट्रेड को दर्शाता है और नारुतो का सास्के के साथ पीस बनाना इस डेस्टिनी को तोड़ने का प्रयास है। हाँ, ये हिंदू रीइंकार्नेशन जैसा ही है, जहां लिटरली तो व्यक्ति सेम नहीं होता, लेकिन उसकी आत्मा डिफरेंट शरीर में गई होती है तो वो आत्मा सिमिलर ही होती है। और ऐसे में उनका जो चक्रा होता है वो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाती है। देन इनुयाशा में विलन नराकू का नाम लिटरली संस्कृत वर्ड नरका से लिया गया है। नर्क मतलब हेल। नर्क इंडियन रिलीजन्स में हेल रेल्म को रेफर करता है, जहां पापियों को उनके सिंस के लिए टॉर्मेंट किया जाता है जब तक उनका कर्मा जो था खराब वो खत्म ना हो जाए। यूजुअली दूसरे धर्मों में आपको स्वर्ग मिलेगा या नर्क, लेकिन हिंदुइज्म में थोड़ा सा अलग है, जहां आपका जो कर्मा खराब था उसको खत्म करने के लिए उतने देर तक आपको नर्क मिलेगा एंड इवेंचुअली यू विल गो टू स्वर्ग। मतलब ये बहुत जगह अलग अलग डिफरेंट वे में लिखा गया है, बट हाँ ये काइंड ऑफ बेस फिलॉसफी है। ये कनेक्शन नराकू के विलेनस नेचर और उसके एक्शंस के कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस को एक गहरा फिलोसॉफिकल लेयर देता है। नरक को टेम्पररी पनिशमेंट का स्थान माना जाता है, जिसके बाद आत्मा दोबारा अर्थ पर रिबर्थ लेती है। इस सब के अलावा जापानीज एनिमे के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सीधे सीधे इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट नारुतो जो सीरीज है वो इंडियन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से भरी पड़ी है। अब ऐसे मैंने नारुतो देखा नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं उसके कुछ एक्सप्लिसिट एपिसोड्स को देखा। उसके अलावा मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। हाँ, मुझे जो मिला वो मैं बता रहा हूं, अगर कुछ इनएक्यूरेसीज है तो मुझे माफ करना। तो सबसे पहले आता है चक्रा, जो कि है निंजुत्सु का फाउंडेशन। चक्र और कुछ नहीं बल्कि संस्कृत वर्ड चक्र से आया है। इंडियन हिस्ट्री में चक्र बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जहां लाइफ एनर्जी फ्लो करती है, यानी कि हमारी जो प्राण होती है वो फ्लो करती है। नारुतो में चक्रा को फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, जो कि निंजुत्सु के लिए जरूरी होता है। 8 गेट्स जो चक्रा फ्लो को लिमिट करते हैं वो भी इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ चक्र से अलाइंड है, भले ही किशिमोटो ने इसे अपने तरीके से अडैप्ट किया हो। चक्र के अलावा आता है मुद्रा, जो कि नारुतो के आइकॉनिक हैंड स्पेल्स होते हैं जो निंजुत्सु परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। मुद्रा वर्ड भी संस्कृत के मुद्र वर्ड से ही इंस्पायर्ड है और ये हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म में सिंबॉलिक हैंड जेस्चर्स होते हैं, जिन्हें मेडिटेशन, प्रेयर्स, क्लासिकल डांसेस और मार्शल आर्ट्स में स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल करने के लिए यूज किया जाता है। इंद्रा अशुरा वाला कनेक्शन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है। देन आता है थर्ड आई या रिने शारिंगान। कागुया ओत्सुत्सुकी के रिन शारिंगान और लॉर्ड शिवा के थर्ड आई में सिमिलैरिटीज हैं। इंडियन हिस्ट्री में थर्ड आई एनलाइटनमेंट, हायर परसेप्शन और इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर का सिंबल है। इताची उचिहा का अमात्सेरासु टेक्निक, जो उसकी राइट आई से निकलती है, इस बिलीफ से मिलती जुलती है कि सन लॉर्ड शिवाजी के राइट आई है। रहता है गरुड़ा, जो कि सास्के का एवियन समन है। और गरुड़ा हिंदू हिस्ट्री के डिवाइन ह्यूमन बर्ड हाइब्रिड से इंस्पायर्ड है, जो प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस और मार्शल प्रावेस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको इनुयाशा के विलेन नरका के बारे में बताया ही था, तो मैं उस बात को रिपीट यहाँ नहीं करूंगा। देन अगर हम ब्लैक बटलर एनिमे की बात करते हैं तो वहां हम देख पाते हैं अग्नि को। अग्नि प्रिंस सोमा अजमन कादार का लॉयल सर्वेंट है। अग्नि एक ब्राह्मण है और उसका कैरेक्टर हिंदू फायर डीटी अग्निदेव से एसोसिएटेड है। अग्निदेव को 2 फ्लेमिंग हेड्स, 3 लेग्स और 7 आर्म्स के साथ पोर्ट्रे किया जाता है, जो प्यूरिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन और डिवाइन कनेक्शन को दर्शाते हैं। अग्नि कैरेक्टर में लॉयल्टी और कमिटमेंट्स को अपहोल्ड करने की डीप रूटेड इंडियन वैल्यूज दिखती है। इनफैक्ट सीरीज का कुछ पार्ट बंगाल में सेट होना ये भी इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिखाता है। देन डीमन स्लेयर में हानतेंगु होता है ना, उसका एक सेकिदो फॉर्म होता है जिसके अंदर अपने हाथ में वो एक स्टाफ लिए रहता है कॉल्ड खाखरा। ये खाखरा, जिसका प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, वो बुद्धिस्ट मंक्स द्वारा यूज किया जाने वाला स्टाफ है, जिसे कई रीजन से यूज किया जाता है, जैसे अपनी अराइवल अनाउंस करना, एनिमल्स को डराना और मार्शल आर्ट्स में वेपन के रूप में भी। अब डीमन स्लेयर में जो इसका यूज है वो भले ही बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसकी जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री में ही है। इनके अलावा कई और ऐसी एनिमे सीरीज है जिसके अंदर हमें इंडियन हिस्ट्री की झलक दिखती है। जैसे बर्सर्क में सिलत का डिजाइन इंडियन राजपूत से इंस्पायर्ड है, जो अपनी स्वॉर्ड विल्डिंग स्किल्स और कलाड़िया पट्टू मार्शल आर्ट्स के लिए फेमस है। उसके वेपन्स तलवार,
तलवार, चक्रम और आरा राजपूत आर्मरी से ही हैं। सीरीज में कुशन क्लैन और एम्परर कनिष्का के रेफरेंसेस भी हैं। राक्षस कैरेक्टर हिंदू लोर के लिटरली राक्षस वर्ड से लिया गया है, जो कि डीमन होता है। देन सोल ईटर एनिमे में असुरा, जो फर्स्ट जनरेशन किशिन है, वो इंडियन डीटी असुरा से इंस्पिरेशन लेते हैं, जो टेरर और इमोशंस को इंबॉडी करता है। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर असुरा एक जनरल टर्म है, जो असुर को हम लोग बोलते हैं, सुर असुर या देव असुर ऐसा। बट हाँ, यहाँ पे एनिमे के अंदर कई बार इस चीज को काफी जनरलाइज करके एक कैरेक्टर बनाया जाता है। फिर वन पीस में विंस्मोक जज का एक नाम गरुड़ा भी है, जो हिंदू ट्रेडिशन में एक बर्ड ह्यूमन हाइब्रिड है। वहीं फेट सीरीज के अंदर लैंसर ऑफ रेड का कैरेक्टर कर्ण है, जो महाभारत का एक क्रूशियल और पावरफुल कैरेक्टर है। देन हंटर हंटर में नेटोरो की 100 टाइप ग्वानिन बोधिसत्व टेक्निक व्हाइट हिंदुइज्म से जुड़ी है, जिसे अवलोकितेश्वरा विद द 1000 आर्म्स भी कहते हैं। कुरोसित्सुजी में मीना एक इंडियन वुमन है, जो कि ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी और रेड बिंदी पहनती है। मोनागामी में बिशा माउंटेन वैश रावणा के रीइंटरप्रिटेशन है, जो बुद्धिज्म में विजडम किंग और बुद्धा की विजडम को सेफगार्ड करता है। आर्सलन सेंकी में गादेवी सिंधुरा के 2 प्रिंसेस में से एक है, जो कि इंडियन हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है। शुरातो ऑफ द हेवन वॉर्स में डायरेक्ट और मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन है हिंदू गॉड्स के, जैसे असुरा अगेन जनरलाइज्ड टर्म, देन लेडी विष्णु जी और इंद्र भगवान। ये एग्जांपल्स दिखाती है कि इंडियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं जापानीज क्रिएटर्स के द्वारा, जो कि एनिमे क्रिएट करते हैं, चाहे वो कैरेक्टर का डिजाइन हो, पावर्स या उनके फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स। लेकिन जब भी इंडियन हिस्ट्री को पोर्ट्रे किया जाता है थ्रू एनिमे या किसी भी माध्यम से, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कल्चरल सेंसिटिविटी तो होती ही है, कुछ हद तक इंडिया में कुछ ज्यादा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ एनिमे सीरीज ने इंडियन हिस्टोरिकल फिगर्स और कॉन्सेप्ट्स को ऐसे दिखाया है जिससे कल्चरल एप्रोप्रिएशन और मिस रिप्रेजेंटेशन के सवाल उठ जाते हैं। कई बार एनिमे क्रिएटर्स इंडियन स्टोरीज, फोक टेल्स को यूज करते हैं, लेकिन उन्हें ओपनली एक्नॉलेज नहीं करते। इसे लोग क्रिएटिव लिबर्टी के नाम से पास कर देते हैं, जबकि चीजें डायरेक्टली रेफर की गई होती है टू अ सर्टेन थिंग। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शुरातो ऑफ द हेवन वॉर्स, जिसमें असुरा, लेडी विष्णु जी, मतलब विष्णु जी को वहां फीमेल रूप में दिखाया गया है, जबकि हम सब जानते हैं कि विष्णु जी मेल डीटी हैं। इंद्र भगवान जैसे हिंदू फिगर्स को डायरेक्टली दिखाया गया है, लेकिन क्रिएटर्स ने कभी इस बात को एडमिट नहीं किया। इसमें ओम, बड़ादा, हंडन, हा जैसे वर्ड्स को सिर्फ मिस्टिकल इफेक्ट के लिए यूज किया गया है, जो सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है। देन अगर हम कल्चरल मिस रिप्रेजेंटेशन और गलत तरह से चीजों को दिखाने की बात करें, तो इसमें टॉप पे आता है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। इस सीरीज में इंडियन हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे शिव जी, विष्णु जी, पार्वती जी या काली मां, उन सबको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। शिव जी को लिटरली एक यंग और कॉमिक कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, जबकि वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम शिव जी को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मानते हैं, और उस कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पोर्ट्रेयल था वो बिल्कुल अलग था। देन विष्णु जी को डार्क पर्सनालिटी और एंटागनिस्ट के रूप में दिखाया गया है, जो उनके प्रिजर्वर ऑफ लाइफ फोर्स के रोल के अगेंस्ट है। पार्वती जी और काली माता की जो अपीयरेंसेस है वो भी कितनी ज्यादा अजीब है, वो जो भी सीरीज देखे उन्हें पता होगा। और जब एनिमे क्रिएटर्स इंडियन कल्चर से इस तरह के डीटीज को उठाते हैं और एक मियर कैरेक्टर की तरह यूज करते हैं, वो भी गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो ये सही नहीं होता। यही वजह है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को इंडिया में बैन भी किया गया था, क्योंकि ये डिपिक्शंस वाइल्ड और स्लैंडरस मानी गई थी। खास करके इसलिए क्योंकि इन फिगर्स को इंडिया में कई लोग सेक्रेड मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि कई बार वेस्ट मीडिया या जापानीज मीडिया के अंदर जो हमारे कल्चरल फिगर्स है उसको इस तरह से दिखाया जाता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में तो लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आरजी वेदा में भी क्रिएटर्स ने हिंदुइज्म, एसोटेरिक बुद्धिज्म से फैसिनेशन एडमिट की, और ऋग वेदा से नेम्स जैसे असुरा या यशा लिए, लेकिन प्लॉट इंडियन फोक टेल से अलग हो गई। इसमें कैरेक्टर्स और सेटिंग्स का कॉन्टेक्स्ट ठीक से नहीं दिया गया, जिससे नैरेटिव डिसजॉइंटेड लगती है। आयशा कुतिन जो इंद्र भगवान के इनकार्नेशन है, उसको विलन के रूप में दिखाया गया है, जो इनएक्यूरेट डिपिक्शन है। इंडियन एकेडमिया ने एनिमे के एडल्ट ऑडियंस में बढ़ते हुए अपील को मोस्टली इग्नोर किया है, लेकिन इंडियन फैंडम में कल्चरल रिप्रेजेंटेशन पे डिस्कशंस होती रहती हैं। मतलब फैंस जो है वो गुड और बैड पोर्ट्रेयल्स पे बात करते हैं। ये मुद्दा इस बात पे जोर देता है कि सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पे आप किसी और के कल्चर को जैसा मन चाहे वैसा नहीं दिखा सकते हो। खास करके भारत जैसे देश में जहां इतने सारे लोग हैं और वो लोग सेंसिटिव है अपने रिलीजियस बिलीफ्स को लेके। इसीलिए फ्यूचर कल्चरल अडैप्टेशंस में थॉरो रिसर्च, कल्चरल एक्सपर्ट से कंसल्टेशन और कम्युनिटीज के साथ एंगेजमेंट बहुत जरूरी है, ताकि रेस्पेक्टफुल और ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन हो सके। हम सब चाहते हैं कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा हो, लेकिन वो सही तरीके से भी होनी चाहिए। एक और बात, इंडिया को सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी बनना पड़ेगा। मतलब एनिमे का मतलब तो जापानीज एनिमेशन होता है, लेकिन हमें सेम
स्टाइल में इंडियन एनिमेशन को भी आगे लाना होगा। इट्स हाई टाइम प्रोडक्शन हाउसेस इस बात को रियलाइज करें कि इंडिया में एनिमे कितनी बड़ी हो चुकी है, और अगर ढंग से कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक एनिमे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाता है तो शायद उसे रिटर्न भी मिल जाए। देन द क्वेश्चन कम्स कि क्या वाकई इंडिया में कभी एनिमे बन पाएगी? इस टॉपिक पे तो एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनती है भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें कई मुद्दे आते हैं। वैसे आजकल मार्केट में इंडियाज फर्स्ट एनिमे बोल के बहुत सारा स्कैम चल रहा है, तो आप उसमें मत फंस जाना। ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री और जापानीज एनिमे के बीच गहरे और इंट्रिकेट कनेक्शंस हैं जो सिर्फ सुपरफिशियल रेफरेंसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि थीमेटिक और फिलोसॉफिकल लेवल्स पर भी मौजूद है। कर्मा, डेस्टिनी, मोरल डुअलिटी, रीइंकार्नेशन और फैमिली बॉन्ड्स जैसे कॉन्सेप्ट जो इंडियन हिस्टोरिकल नैरेटिव्स के कोर हैं, वो एनिमे की कहानियों में नए रूप में दिखते हैं। इसके अलावा कई कैरेक्टर्स हमारे हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं एनिमे के अंदर, लेकिन इस कल्चरल एक्सचेंज में कल्चरल सेंसिटिविटी और रेस्पेक्टफुल रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बट आई स्टिल बिलीव कि अगर इंडिया में एनिमे बनने लग जाती है, एनिमेटेड शोज आने लग जाते हैं जो कि इस तरह की प्रोडक्शन डिजाइन के साथ हो, तो हम शायद बहुत आगे बढ़ जाएंगे और इस तरह से हम अपने कल्चर को सही वे में रिप्रेजेंट करके पूरे वर्ल्ड को दिखा पाएंगे। इंडियन हिस्टोरिकल फिगर्स और कॉन्सेप्ट्स की जो सेक्रेडनेस होती है, उसे उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ पोर्ट्रे करना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। यस, आज की वीडियो में मुझे इतना ही कुछ कहना था। अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोला है तो मुझे माफ करना, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमेस थे जो मैंने नहीं देखा था, बट देन उसके कुछ सीन्स को मैंने यूट्यूब पे देखा, देन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, कई वेबसाइट्स पे मैं रिसर्च किया, तो कुछ चीजें गलत हो सकती है रिसर्च में, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं हर चीजों को सही वे में आपके सामने प्रेजेंट करूं। स्टिल कुछ मिस्टेक्स है तो कमेंट्स में बताना, साथ ही वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।